हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉल प्रिकॉशन के बारे में। फॉल प्रिकॉशन का टॉपिक इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, यहाँ पर एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन ज़्यादा है और जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में फॉल का रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए इंग्लिश आपको फॉल प्रिकॉशन का नॉलेज टेस्ट करेगा कि आप क्या आइडेंटिफाई करते हो फॉल रिस्क को, और अगर आपने फॉल रिस्क को आइडेंटिफाई एक बार कर लिया तो फॉल प्रिकॉशन के लिए कौन से इंटरवेंशंस आप इम्प्लीमेंट करोगे टू प्रिवेंट द फॉल। ओके, तो एंकलेस के लिए फॉल होने के बाद मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉल को फर्स्ट हैंड में प्रिवेंट करना वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एंकलेस इज वेरी लाइकली टू टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक विदाउट अनड्यू डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फॉल के कोजेज के बारे में। तो कोजेज में जो सबसे पहला है वो है एज। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, अगर एज एडवांस है यानी कि 65 या उसके ऊपर की एज है तो इसे एडवांस एज कहेंगे और उसमें फॉल का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जब भी एंकलेक्स आपको क्वेश्चन में एडवांस एज का क्लाइंट देता है जिसकी उम्र 65 से ज़्यादा हो, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ कंसिडर कर लेना कि एडवांस एज इज रिस्क फैक्टर फॉर फॉल। तो एंकलेक्स अगर आपको क्वेश्चन करे कि क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप एक क्लाइंट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कंसीडरिंग द क्लाइंट्स एडवांस एज आपको फॉल प्रिकॉशन इम्प्लीमेंट करने होंगे। ओके, तो एल्डरली पेशेंट्स आर हायर रिस्क ड्यू टू डिक्रीज्ड बैलेंस, विजन एंड स्ट्रेंथ। एज की वजह से एल्डरली क्लाइंट के अंदर विजुअल चेंजेस आते हैं, यानी ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, पुअर बॉडी पोस्चर एंड बैलेंसिंग। ओके, एंड मसल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ जो है मसल की। ओके, वीकनेस, मसल डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ। तो इनमें से कोई भी फाइंडिंग अगर एंकलेक्स ने आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आप उसे फॉल का रिस्क कंसीडर करेंगे और क्लाइंट को फॉल प्रिकॉशन इंप्लीमेंट करके देंगे। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, कोज हो सकता है फॉर फॉल, इज मेडिकेशन। मतलब जब भी क्लाइंट हॉस्पिटल में आता है तो आप उसकी मेडिकेशन की हिस्ट्री डिटेल में आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज कौन सी मेडिसिन क्लाइंट खा रहा है उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि उसको फॉल का रिस्क है या नहीं। ओके, तो मेडिकेशन कौन सी है, सेडेटिव हो सकती है जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, एंजियोलाइटिक्स, लोराजेपम, क्लोनाजेपम, मिडाजोलम, इस तरह की कोई मेडिसिन है, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, डायूरेटिक्स जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, तो इस तरह के डायूरेटिक मेडिकेशन क्लाइंट ले रहा है, या फिर नार्कोटिक्स ले रहा है या नार्कोटिक अब्यूज कर रहा है, या फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स ले रहा है, साइकोट्रोपिक यानी एंटी साइकोटिक मेडिकेशन ले रहा है जैसे कि क्लोजापिन, क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, इस तरह की कोई मेडिसिन क्लाइंट खा रहा है, तो ये सारी मेडिसिन क्लाइंट को फॉल का रिस्क बढ़ाती है। क्या करती है, फॉल का रिस्क बढ़ाती है। तो आपको समझना है इंक्रीज फॉल रिस्क। तो आपको ये बात समझनी है कि जब भी एंकलेक्स आपको क्वेश्चन में ऐसी मेडिसिन के बारे में बताता है जो फॉल का रिस्क बढ़ा दे, जैसे कि सेडेटिव्स है, एंटी हाइपरटेंसिव, डाययूरेटिक्स, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स, तो आपको क्लाइंट के लिए फॉल प्रिकॉशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, नंबर 3 पे जो रिस्क फैक्टर है वो है सेंसरी डेफिसिट्स। क्या है, सेंसरी डेफिसिट्स, मतलब क्लाइंट को कोई भी ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है या कोई ऐसी मेडिसिन की वजह से उसके विजन में इंपेयरमेंट है, यानी ब्लर्ड विजन आ रहा है, मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी वजह से क्लाइंट को एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आते हैं, और एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट के अंदर ब्लर्ड विजन होता है, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इम्पेयर्ड विजन, हियरिंग प्रॉब्लम, डेफनेस,
एंड पुअर लाइटिंग कैन लीड टू फॉल्स। मतलब क्लाइंट जहाँ पर रह रहा है घर के अंदर या उसके हॉस्पिटल के रूम के अंदर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, अंधेरा रहता है, तो क्लाइंट को फॉल का रिस्क बढ़ सकता है। क्लाइंट को डेफनेस है, क्लाइंट अगर हियरिंग एड्स यूज करता है तब भी उसको फॉल का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एंड दूसरा मैंने जो मेडिसिन बताए जिसके अंदर एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन एंड एंटी साइकोटिक्स, इन दोनों क्लास ऑफ मेडिकेशन के अंदर क्लाइंट को एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर उसे ब्लर विजन हो सकता है, ब्लर विजन। और ब्लर विजन अगेन पोजेस इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल। ओके, तो जब भी क्लाइंट इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहा है, एंक्लेक्स में आपको बताया कि अगर क्लाइंट एंटी डिप्रेशन एंटी साइकोटिक मेडिसिन ले रहा है या उसको हियरिंग एड यूज करना पड़ता है फॉर डेफनेस, या फिर उसको उसके कमरे में उसके रेजिडेंस में लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तब भी आप कंसिडर करोगे उसको फॉल रिस्क बढ़ चुका है। ओके, नंबर 4 पे जो रिस्क फैक्टर है वो है मसल वीकनेस। क्या है? मसल वीकनेस। एंक्लेक्स ने अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जिसके अंदर क्लाइंट की कोई कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर मसल वीकनेस उसका सिम्टम होता है कंडीशन का, लेट्स अज्यूम एंक्लेक्स ने आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर गुलिया बारे सिंड्रोम या फिर माइसेनिया ग्रेविस, ओके, या फिर पोलियोमाइलाइटिस। तो इस तरह की कंडीशन की बात एंक्लेक्स अपने क्वेश्चन में कर रहा है, या फिर एंक्लेक्स ने आपको लैब फाइंडिंग दिया हुआ है, वो लैब फाइंडिंग जिसकी वजह से क्लाइंट को मसल वीकनेस हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे होता है, एबनॉर्मल होता है, तो क्लाइंट को जो पहला फाइंडिंग देखने को मिलेगा क्लाइंट की बॉडी में वो है मसल वीकनेस। ओके, तो मसल वीकनेस अगर क्लाइंट को है तो आप उसके अंदर फॉल का रिस्क कंसीडर करोगे। ओके, और क्लाइंट को फॉल प्रिवेंशन के ऊपर रख दोगे। तो मसल वीकनेस में डिक्रीज स्ट्रेंथ, फटीग, पुअर कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूट टू फॉल। मतलब क्लाइंट का जो बॉडी का स्ट्रेंथ है, मसल का स्ट्रेंथ है, वो सही नहीं है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, उसको असिस्टिव डिवाइस की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, केन, वॉकर, इस तरह की कोई असिस्टिव डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहती है टू वॉक, एम्बुलेट। एंड क्लाइंट को फटीग का प्रॉब्लम है, उसके बॉडी में थकन रहती है, लिथार्जी रहती है, तभी भी हम मसल वीकनेस को कंसीडर करेंगे एंड वी विल इमीडिएटली प्लान फॉर फॉल प्रिकॉशन। नंबर 5 पे जो रिस्क फैक्टर है फॉर फॉल इज एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। मतलब क्लाइंट की जो रेसिडेंशियल प्लेस है, आइदर हॉस्पिटल के अंदर कोई रूम है या फिर घर पे उसके कमरे में कोई हैजार्ड्स है, ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से उसका फॉल रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि क्लटर, बगैर ज़रूरत का सामान और एक्स्ट्रा चीज़ें फ्लोर पे इधर उधर बिखरी हुई है और कहीं पे भी रखी हुई है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्लटर। तो क्लटर से भी क्लाइंट को फॉल का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप क्लाइंट के लिए क्लटर फ्री एनवायरनमेंट एंश्योर करते हो, उसके रूम के अंदर से क्लटर को या एक्स्ट्रा जो लगेज सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसको सही से मैनेज करते हो। वेट फ्लोर्स, क्लाइंट जहां पर रहता है वहां पर फ्लोर पे कुछ पानी या कुछ केमिकल्स या कुछ स्पिल्स होता है, यानी कि गिर जाता है, तो क्लाइंट को वहां पर स्लिप होके गिर जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो मेक श्योर कोई फ्लोर वेट ना हो, ड्राई रखना है। लूज रग्स, क्लाइंट जो कमरे में रहता है, जो घर में रहता है, वहां पर नीचे रग्स ना हो, रग्स को हटा देना है। अगर रग्स है तो कहीं से भी लूज हो जाएंगे और क्लाइंट को फॉल हो सकता है। पुअर लाइटिंग, क्लाइंट के कमरे में आपको देखना है कि लाइट प्रॉपर है या नहीं, अगर पुअर लाइटिंग है तो उससे क्लाइंट को फॉल रिस्क बढ़ जाएगा। अंधेरा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो या क्लाइंट का घर हो। अनसेफ इक्विपमेंट इंक्रीज रिस्क, क्लाइंट कोई इक्विपमेंट यूज कर रहा है जैसे कि असिस्टिव डिवाइसेस यूज कर रहा है जिसके अंदर कोई फॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि क्लाइंट केन यूज कर रहा है लेकिन केन टूटा हुआ है या फिर अच्छे से रिपेयर नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से क्लाइंट का फॉल हो सकता है। तो इस तरह से आप जब भी होम असेसमेंट करोगे
क्लाइंट का सेफ्टी असेसमेंट करोगे तो उसके एनवायरमेंटल हैजार्ड के अंदर आपको देखना है कि क्लाइंट कोई इक्विपमेंट यूज करता है या नहीं। अगर कोई इक्विपमेंट क्लाइंट यूज करता है तो मेक श्योर कि वो इक्विपमेंट सेफ हो और डैमेज ना हो कहीं से भी, टू एंश्योर फॉल प्रिवेंशन। नंबर 6 पे जो रिस्क फैक्टर है फॉर फॉल इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसके अंदर कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, डिमेंशिया, पुअर जजमेंट एंड इंक्रीज फॉल रिस्क। मतलब अगर आपको एंक्लेक्स ने क्वेश्चन के अंदर डिटेल जो दी हुई है उसके अंदर असेसमेंट फाइंडिंग में बताया कि क्लाइंट को कंफ्यूजन है, क्या है, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन या फिर डिमेंशिया का डायग्नोसिस दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें फॉल का रिस्क बढ़ा देती है, फॉल का रिस्क बढ़ा देती है। तो जब भी आपको क्लाइंट के फाइंडिंग में या फिर डायग्नोसिस में इस तरह की कोई चीज मिले तो आपको समझना है कि इट इंक्रीजेज द फॉल रिस्क, सो मेक श्योर क्लाइंट को आपने फॉल प्रिकॉशन इंप्लीमेंट करके दिए हैं। कोज नंबर 7 में है एलिमिनेशन नीड्स, मतलब क्लाइंट को अगर अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, नीडिंग हेल्प टू द बाथरूम कैन कोज फॉल। क्लाइंट को जब भी यूरिनरी एलिमिनेशन नीड के अंदर यूरिनरी एंड स्टूल, इन दोनों में इनकॉन्टिनेंस है, इनकॉन्टिनेंस मतलब क्लाइंट कैन नॉट कंट्रोल यूरिन, उसको जब भी अर्ज होती है तो उसको भागना पड़ता है टू द वॉशरूम, ही कैन नॉट स्टॉप द यूरिन फ्रॉम पासिंग, यूरिन इनवॉलंटरीली पास हो जाता है तो उसको इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। ओके, तो इसी कंडीशन के अंदर क्लाइंट का फॉल हो सकता है। ओके, दूसरा है स्टूल इनकॉन्टिनेंस, क्लाइंट को स्टूल भी अनकंट्रोल हो जाता है तो तब भी क्लाइंट को फॉल का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एलिमिनेशन नीड्स में कोई प्रॉब्लम है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब आता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, तो तब भी आपको मेक श्योर करना है कि क्लाइंट का फॉल ना हो जाए, उसके लिए आप फॉल प्रिकॉशन इंप्लीमेंट करके देंगे। ओके, नंबर 8 पे जो कोज है फॉर फॉल इज ट्यूब्स एंड इक्विपमेंट, मतलब कि क्लाइंट जब भी हॉस्पिटल में है या घर पे है उसके बॉडी पे कहीं भी आईवी लाइन लगे हुए है या फिर कैथेटर उसकी बॉडी को मॉनिटर के साथ अटैच किया हुआ है या फिर कोई भी केबल्स या वायर्स उसकी बॉडी के साथ या उसके बेड के साथ अटैच्ड है, तो ये चीजें क्लाइंट को फॉल का रिस्क बढ़ा देती है। तो आप जब भी क्लाइंट का फॉल रिस्क एसेस करते हो तो इंश्योर करना है कि आईवी लाइन सेफ हो, उसके लिए कैथेटर हो, अगर मॉनिटर लगा हुआ हो या फिर कोई भी वायर या ट्यूब्स उसके बॉडी के साथ अटैच्ड हो तो फॉल प्रिकॉशन आपको इम्प्लीमेंट करके रखना है। ओके, तो ये सारे हो गए रिस्क फैक्टर्स ऑफ फॉल। ओके, तो अगर आपने ये सारे रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, जब भी क्लाइंट को इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है तो आप समझ गए कि उसको फॉल का रिस्क है, तो आपको फॉल प्रिकॉशन इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो वो कौन से प्रिकॉशन है, कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है या एक्शन है जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं एज ए फॉल प्रिकॉशन। तो ये सारे जो नर्सिंग एक्शंस है, नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट फॉल है, वो आपको एंक्लेक्स साटा क्वेश्चन में पूछ सकता है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन के अंदर इनमें से फॉल प्रिवेंशन के इंटरवेंशंस कुछ दिए होंगे और कुछ नहीं, तो आपको चूज करने होंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एसेस फॉल रिस्क। मतलब जब भी आप क्लाइंट को फर्स्ट टाइम देखते हो तो उसको एसेस करोगे। ओके, इट इज रूल फॉर नर्सिंग प्रोसेस कि असेसमेंट कम्स फर्स्ट, तो आप एसेस करोगे फॉल रिस्क। आप होम असेसमेंट करते हो या क्लाइंट को हॉस्पिटल में असेस करते हो तो फॉल रिस्क असेस करना ना भूले। तो फॉल रिस्क के अंदर आप क्या देखोगे, तो फॉल रिस्क के अंदर ये 8 चीजें बताई मैंने पहले, जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करने हैं। क्लाइंट की आप एज देखोगे, मेडिकेशन हिस्ट्री देखोगे, ओके, सेंसरी डेफिसिट है या नहीं, मसल वीकनेस है या नहीं, ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो सकता है, उसका एनवायरमेंटल हैजार्ड्स आप चेक करोगे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का लेवल चेक करोगे, एलिमिनेशन नीड्स चेक करोगे, उसके अंदर कोई इनकॉन्टिनेंस या ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसके बॉडी के साथ कोई ट्यूब या इक्विपमेंट उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये सारी चीजें आप असेसमेंट में करोगे टू चेक विदर क्लाइंट हैज अ फॉल रिस्क और नॉट। ओके, assess every patient using fall risk assessment tool, Morse fall scale and reassess as needed। assessment एक बार कर लिया, फिर से भी आपको रेगुलरली assess करना है एज पर द नीड। ओके, नंबर 2 पे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो है कीप एनवायरमेंट सेफ,
क्लाइंट जहाँ पर रहता है वो एनवायरनमेंट, वो कमरा, वो रूम सेफ रखो। कीप रूम अनक्लटर्ड, फ्लोर्स ड्राई, बेड इन लो पोजीशन, व्हील्स लॉक्ड एंड साइड रेल्स अप एज ऑर्डर्ड। मतलब ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करके रखना है। क्लाइंट का जो बेड है वो लोवेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। क्लाइंट के बेड के जो बेड रेल्स है ऊंचे रखने हैं, और क्लाइंट के जो बेड के नीचे व्हील्स लगे हुए वो व्हील को लॉक रखना है। क्लाइंट के बेड के पास में अगर व्हील चेयर रखी हुई है तो व्हील चेयर के व्हील्स भी लॉक रखने हैं। फ्लोर को ड्राई रखना है। कहीं भी कुछ स्पिल होता है, मेडिसिन या वाटर या कुछ भी स्पिल होता है नीचे, तो उसको इमिडिएटली ड्राई करवा देना है या कर देना है। और रूम को अनक्लटर रखना है। सामान एक्स्ट्रा जो मटेरियल रखा हुआ है इधर उधर, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना है, अपनी जगह पे रखना है, फ्लोर पे नहीं रखना है। नंबर 3 पे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है टू प्रिवेंट फॉल इज एंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग। क्लाइंट जो कमरे में रह रहा है उसके अंदर सही से लाइटिंग हो, अंधेरा ना हो, वो आपको एंश्योर करना है। प्रोवाइड गुड लाइटिंग स्पेशली एट नाइट, कीप कॉल लाइट विद इन रीच। एक तो आप लाइट्स प्रॉपर रखोगे, ओके, प्रॉपर लाइट्स इन द रूम, क्लाइंट के रूम के अंदर। और नंबर 2 पे आपको क्या करना है, कॉल बेल जो होता है, कॉल लाइट या कॉल बेल स्विच। कॉल बेल स्विच जो होती है वो बेसिकली क्लाइंट के बेड के पास एक बटन होता है। उसको क्लाइंट जब भी, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है आपके हेल्प की, नर्स या नर्सिंग असिस्टेंट की मदद चाहिए, तो क्लाइंट वो स्विच को प्रेस करता है, तो आपके नर्सिंग स्टेशन पे बेल बजता है, तो नर्स या नर्सिंग एड वहां पर पहुंच जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए, वो रूम के अंदर क्लाइंट के पास। तो बेसिकली आपको क्लाइंट को बता के रखना है कि ये कॉल बेल है, आप यूज कर सकते हो जब भी आपको हेल्प चाहिए। आपको बेड से नीचे उतरना है तब आप अपने आप नीचे मत उतरना, अकेले मत उतरना, क्योंकि आपको गिर जाने का रिस्क ज्यादा है। ओके, तो इस तरह से आप क्लाइंट को टीच करोगे और उसको जो कॉल बेल स्विच है उसके बेड के बहुत ही ज्यादा करीब रखोगे कि क्लाइंट को अगर स्विच प्रेस करनी है तो बेड पे लेटे हुए भी वो कर सकता है, उसको बेड से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। तो एंश्योर आपको करना है कि कॉल बेल नजदीक हो, विद इन रीच हो। ओके, एंड क्लाइंट को बता के भी रखना है कि कॉल बेल कहाँ पर रखा हुआ है, उसके हाथ के करीब ही रखना है। ओके, नंबर 4 पे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो यूज कॉल लाइट। टीच एंड रिमाइंड पेशेंट टू यूज कॉल लाइट फॉर असिस्टेंट रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। अगेन वही है जो मैंने अभी बताया आपको कि जो कॉल लाइट है वो क्लाइंट के बेड के बहुत ही ज्यादा करीब रखना है, और क्लाइंट को बता के रखना है कि जब भी आपको असिस्टेंस की जरूरत हो, मदद चाहिए, तो आप ये स्विच प्रेस करिए, और आपको जब भी साउंड बेल का बजता है तो इमीडिएटली क्लाइंट के रूम में प्रॉम्प्टली पहुंच जाना है, टाइमली पहुंच जाना है। नंबर 5 पे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है टू प्रिवेंट फॉल इज नॉन स्किड फुटवेयर। आपको इंश्योर करना है कि क्लाइंट जो चप्पल पहनता है, जो फुटवेयर यूज करता है, वो नॉन स्किड हो, उसके नीचे अच्छे से ग्रूव्स हो, और स्लिप ना हो जाए, स्किड ना हो जाए, उस तरह के फुटवेयर क्लाइंट पहने, या फिर सॉक्स भी नॉन स्किड होने चाहिए। असिस्ट विद एम्बुलेशन। क्लाइंट को जो वॉक करने की या चलने फिरने की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप मदद करोगे, क्लाइंट को असिस्ट करोगे। ओके, गेट बेल्ट का यूज कर सकते हो टू ट्रांसफर द क्लाइंट फ्रॉम बेड टू व्हीलचेयर एंड व्हीलचेयर टू बेड। ओके, क्लाइंट को चलने के लिए असिस्टेड डिवाइसेस का यूज कर सकते हो, जैसे कि केन, वॉकर, क्रचीज। ओके, तो इनमें से कोई भी असिस्टेड डिवाइसेस जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वो क्लाइंट को आप टीच करोगे कैसे यूज करना है, और फिर क्लाइंट को यूज करने के लिए दिया जा सकता है टू प्रिवेंट द फॉल। नंबर 7 में जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो है रिव्यू मेडिकेशन। क्लाइंट की मेडिकेशन की हिस्ट्री चेक करो, जो मेडिसिन क्लाइंट करंटली ले रहा है उसकी डिटेल्स देखो। रिव्यू मेडिकेशन दैट इंक्रीज फॉल रिस्क, मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स लाइक डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस। आप पहले तो क्लाइंट की सारी मेडिसिन चेक करोगे जो क्लाइंट अभी ले रहा है, और उसके बाद उनमें से वो कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से क्लाइंट को ड्राउजीनेस हो सकता है, यानी नींद ज्यादा हो सकती है, यानी कि सिडेशन हो सकता है, सिडेशन, या फिर डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो इस तरह की कौन सी वो मेडिसिन जिसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल लोराजिपम, क्लोनाजेपम, यानी कि बेंजोडाइजेपिन क्लास ऑफ ड्रग्स।
बराबर। और उसके अलावा है डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, बराबर है। तो इस तरह की जो मेडिसिन है, क्लाइंट अगर इनमें से कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो आपको कंसीडर करना है कि उसको फॉल का रिस्क है बिकॉज ऑफ ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। ओके। एंड नंबर 8 पे जो नर्सिंग एक्शन है वो है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट फॉल रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। आप क्लाइंट को और उसके साथ जो उसके केयरर है, उसके पेरेंट्स है, उन सबको एजुकेट करोगे क्लाइंट के फॉल रिस्क के बारे में। ओके। एंड कैसे घर पे क्लाइंट को फॉल से बचाया जा सकता है, फॉल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज के बारे में क्लाइंट को या उसके पेरेंट्स को, उसके केयरर को आप टीच करोगे। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज RN। ओके। तो यू हैव टू एजुकेट द फैमिली एज वेल एज पेशेंट। And the last nursing action is document and monitor. Document fall risk assessment, interventions, and patient response. Monitor and update plan of care. तो सबसे पहला आपने देखा ऊपर कि आपने सबसे पहला क्लाइंट को एसेस किया, इनको डॉक्यूमेंट करोगे आप, डॉक्यूमेंट करोगे। ओके। एंड आपने कौन से इंटरवेंशन लगाए, कौन सी चीजें आपने इंप्लीमेंट करी टू प्रिवेंट फॉल, ये चीजें भी आप डॉक्यूमेंट कर दोगे। उसके बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहा, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप रेगुलरली क्लाइंट को मॉनिटर करोगे और मॉनिटर के अकॉर्डिंग आप प्लान ऑफ केयर को चेंज करोगे, अपडेट करते रहोगे। ओके। दोस्तों, ये हुई बात फॉल प्रिकॉशन की। ये टॉपिक एंक्लेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फंडामेंटल का एक टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको बस इतना अंडरस्टैंड करना है, इसके बाहर से कोई भी चीज़ आपको एंक्लेक्स के अंदर नहीं आएगी। ओके। बहुत इजी है, एक बार दो बार इस लेक्चर को आपने देख लिया तो आपका फॉल प्रिकॉशन 100% हो जाएगा। डोंट वरी। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अनदर टॉपिक ऑफ एंक्लेक्स।